हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। देखिए, संविधान के द्वारा भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन संविधान में कहीं भी संघ राज्य का प्रयोग नहीं किया गया है ना। फेडरेशन का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वरन उसके स्थान पर राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों के संघ शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था कि प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है और संघ राज्य समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में अब तक 29 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2 जून 2014 को नया राज्य तेलंगाना 29वां राज्य अस्तित्व में आया। अब हम ये देखते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की क्यों आवश्यकता पड़ी। संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों के केंद्रीकरण या विभाजन की जो स्थिति अपनाई जाती है, उसके आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। यदि भारत कुछ लाख जनसंख्या और भाषा, धर्म, संस्कृति की दृष्टि से आदि के प्रसंग में लगभग एक ही स्थिति वाला देश होता, तो इस देश में भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक विशाल यानी जो देश है कितने लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 35 करोड़ और आज लगभग 1 अरब 22 करोड़ जनसंख्या वाला देश पहुंच गया है। हमारी जनसंख्या के इसके आसपास पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त भारत में धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा और आचार विचार की दृष्टि से बहुत अधिक विविधताओं वाला देश है। इन विविधताओं के बीच एकता इस देश के जीवन, संस्कृति और आचरण का मूल मंत्र है। अतः देश के लिए संघात्मक व्यवस्था ही उपयुक्त हो सकती थी, है ना। आ रहा है समझ में? यानी भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है और यहाँ धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर इतनी विविधताएं हैं कि इन विविधताओं को संरक्षण करने का काम जो है संघात्मक व्यवस्था में ही हो सकता था। संविधान निर्माताओं ने भारत जीवन के इस मूल मंत्र तत्व को दृष्टि में रखते हुए ही भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, है ना। तो अब हम देखते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, है ना। तो यानी संघवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन 2 प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है। यानी संघात्मक शासन प्रणाली कौन सी है? जिसमें राज्य की शक्तियों का विभाजन 2 प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है। ये 2 प्रकार की सरकारें केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के रूप में होती है। संघीय सरकार की परिभाषा देते हुए फाइनर ने कहा है कि यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में। डायसी के अनुसार संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः संघवाद जो है वो सीमित सरकार का सिद्धांत है, जिसमें संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों दोनों की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। संघात्मक व्यवस्था के जो भारतीय संविधान के जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लक्षणों पर विचार करते हुए जो प्रमुख लक्षण को ये हैं जिनमें से आज हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, यानी लिखित संविधान संघवाद की प्रथम शर्त है ना। और भारत का संविधान लिखित ही है ना। डायसी के अनुसार एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पत्र से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। संघीय राज्य में लिखित संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के लिखित स्वरूप में संघीय मामलों में मतभेद होने की संभावना कम होती है।
और इस व्यवस्था के कारण जो है संघीय व्यवस्था जो है इतनी अधिक उपयुक्त मानी जाती है ना। संघीय राज्य में लिखित संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के लिखित स्वरूप से संघीय मामलों में मतभेद होने की संभावना कम हो जाती है। साधारण कानून की तुलना में लिखित संविधान स्थायी होते हैं। संविधान के द्वारा सरकारों के संगठन और कार्यों का कानूनी और संवैधानिक आधार तथा संघ और राज्यों के संबंध और क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिए जाते हैं, है ना। अमेरिका संविधान की भांति यद्यपि भारतीय संविधान में यह घोषित नहीं किया गया कि संविधान सर्वोच्च अंग होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। इसके उपबंधों में उपबंध सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं और किसी भी सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत में कोई शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है ना। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। दूसरा लक्षण है शक्तियों का विभाजन, है ना। विश्व के अन्य संघात्मक विधानों की तरह ही भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के इस अंश का निर्माण कनाडा के संविधान की प्रेरणा के आधार पर है, परंतु एक समवर्ती सूची भी इसमें जोड़ दी गई है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। शक्ति विभाजन 3 सूचियों का आधार पर किया गया है। पहला संघ सूची, जिसमें 97 मूल संविधान में जो है वो 97 विषय हैं जिन पर संघीय सरकार को कानून बना, संघीय संसद को जो है क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों की जो संख्या है वो 66 है, जो साधारणतः राज्य व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्र में है। और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 है, जिसमें संघ और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। और संघ और राज्यों की सरकारों के मध्य जो शक्ति विभाजन जो है वो संविधान में ही उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य किसी भी संघात्मक संविधान की तुलना में जो है अधिक व्यापक रूप से इसका विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान में जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है संविधान से ही। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस तथ्य की व्याख्या इन शब्दों में की थी कि संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा राज्य एककों में वितरण करना है। इस सिद्धांत के द्वारा हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है। यह कथन सत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को बदल नहीं सकता और न ही न्यायालय इसमें परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार जो है इन तीन सूचियों के आधार पर भारत में जो है संघीय संविधान के आधार पर कानून निर्माण की शक्ति संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के आधार पर विभाजित कर दी गई है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिन्हें उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के विरुद्ध है। प्रोफेसर B.K. राव के शब्दों में, इस जिससे हमारा संविधान सोवियत संघ या स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। चौथा है उच्च सदन, राज्यों का सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह सच है कि यह प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर न होकर जनसंख्या के आधार पर किया गया है। पांचवा है संशोधन प्रणाली। भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली पूर्णतः संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। कतिपय संघीय संशोधनों को राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ना। ठीक है, समझ गए। यानी संघीय जो संविधान की जो संशोधन प्रणाली है उसमें
राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आधे से अधिक राज्य मंडलों के विधान मंडलों के संकल्प के द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। यदि आधे से अधिक राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो तो संविधान के अनेक महत्वपूर्ण अंशों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी कि केंद्र ही उसमें संशोधन की अकेले उसको शक्ति प्राप्त नहीं है, राज्यों के विधान मंडलों को भी उसमें भागीदार बनाया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक प्रणाली की स्थापना करता है। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के इन संघात्मक तत्वों का अध्ययन करेंगे। बाकी जो विशेषताएं हैं वो आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।